बोले थे कि कल से रोज़ नामचा शुरू करेंगे, तो आज इस रोज़ नामचा शुरू करने वाले थे, लेकिन ख्याल आया कि नहीं, उससे पहले ये क्या कहते हैं मेमोरेंडम बुक, स्मारक, रद्दी बही, वेस्ट बुक, इस पर भी कुछ चर्चा थोड़ा सा और डीपली कर देना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग प्रत्येक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कुछ रहता है जो उलझा देता है, इसलिए इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो आइए, ये सब चीज़ जो है ये साक्ष्य के रूप में होते हैं, जो लेखा क्रिया के पूर्व सबूत कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं, उसके लिए है। इसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आधार क्या है, उसका प्रमाण है, प्रमाणक, इसको प्रमाणक के नाम से भी जानते हैं। लेखांकन के मूल स्रोत या प्रलेख इसका हिंदी होता है। इसका बोले थे कल बोले थे कि छोटे स्तर पर एकल, ये तो बात हो रही है एकल व्यापार की। छोटे स्तर पर व्यापारी जो होते हैं वे लोग अपना मेमोरेंडम बुक कहिए, वेस्ट बुक कहिए, रफ बुक कहिए, रद्दी बही कहिए, स्मारक पुस्तक कहिए, लोग रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा और विस्तृत रूप होता है उस व्यापार का, तो वहाँ इस चीज़ को भाउचर के नाम से जाना जाता है, प्रमाणक, और उसी के आधार पर डायरेक्ट छोटा रूप में इसके आधार पर रोज़ नामचा में प्रविष्टियाँ की जाती है। चूँकि प्रत्येक चीज़ और प्रत्येक लेन देन को याद रखना मौखिक सबके माइंड पर नहीं रहता है, फिसल जाता है, याद नहीं रह पाएगा, इसी के लिए ये चीज़ रहता है, इसको लिख लिया जाता है और तब इसकी प्रविष्टि की जाती है। अब आ जाइए प्रमाणक, भाउचर। व्यापक स्तर पर भाउचर, जो भी सामान खरीदते हैं या किसी को पेड करते हैं उसका बिल जो होता है उसी को भाउचर कहते हैं। और उसी के आधार पर, अब ये भाउचर होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी के आधार पर जनरल में प्रविष्टि हो जाता है भाउचर से ही। तो यहाँ ये तो समझ गए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये छोटा स्वरूप है भाउचर। ये इसका अंग्रेजी में परिभाषा है, ए भाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी लेन देन का कागजीय प्रमाण होता है भाउचर। प्रमाणक व्यावसायिक लेन देन का एक लिखित साक्ष्य है। इसका हिंदी हुआ। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत रहता है। ये रहता है मेमोरेंडम बुक क्या है, इसके बारे में लिखना रहता है। अब आ जाइए, इससे भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका दो स्वरूप होता है। एक तो मूल प्रमाणक प्रलेख, जो मूल कॉपी जो उसका भाउचर का होता है वो, और लेखांकन प्रमाणक, और उसके आधार पर अगर आपके यहाँ कुछ लेखांकन ये हुआ है तो वो प्रमाणक हो गया। जैसे कि कोई रसीद लाए या भाउचर लाए, उसको मूल कॉपी में रखे हुए हैं या उसका एंट्री आप अपने यहाँ इसमें कर दिए हैं, उसी का ये है, यहाँ चर्चा है। अब मूल प्रमाणक प्रलेख में बाह्य मूल प्रमाणक और आंतरिक मूल प्रमाणक, बाहर से आया है वो खरीद करके या आपने जो बेचा है उसका प्रमाणक, दोनों का दोनों खरीदा जाएगा तब भी मिलेगा और बेचा जाएगा उस पीरियड में भी ये प्रमाणक उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा लेखांकन प्रमाणक, अगर इसके आधार पर आपने लेखांकन कर लिया है तो वो रोकड़ प्रमाणक, कैश बुक उसका प्रमाण होगा, या उसका कैश का एंट्री होगा वो होगा, गैर रोकड़ प्रमाणक। ये इसलिए ज़रूरी होता है
कि अगर आप लिख लिए हैं और प्रूफ आपके पास नहीं है, कभी कभी ऑडिट के क्रम में ऑडिटर लोग इसकी खोज करते हैं मिलान करने के लिए कि वास्तव में ये सही है या फॉल्स कोई एंट्री किया गया है, वो पकड़ने के लिए। अब आ जाइए, यहाँ रोकर प्रमाणक को मैं उठा रहा हूँ, यहाँ जगह कम है तो यहाँ आ जाइए रोकर प्रमाणक। रोकर प्रमाणक नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक। अगर आपके यहाँ एंट्री किया गया है तो नाम और जमा दोनों में प्रमाणक देखा जाएगा। जमा पर्ची, अगर कोई कैश जमा किए हैं, क्या किए हैं, उसका पर्ची वगैरह होता है, वो भी प्रमाणक के रूप में होता है। गैर प्रमाणक में आ जाता है, गैर रोकड़ में बीजक एवं बिल, नाम पत्र, जमा पत्र। आगे चल कर के इसका चर्चा, नाम पत्र क्या है, बीजक क्या है, बिल क्या है, इसकी भी चर्चा मिलेगी। तब तक यहाँ अब जनरल पर चर्चा कर रहे हैं। जनरल रोजनामचा। रोजनामचा का परिभाषा है, जनरल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। यानी हिंदी में उसका अर्थ है, रोजनामचा वह सहायक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक लेन देन को दोनों रूपों को, लेन देन के दोनों रूपों को तिथिवार क्रमानुसार एवं संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा किया जाता है। मैंने कल बताया था आपको कि सबसे पहला जो क्रिया है व्यापारिक ट्रांजैक्शन का, उसको लिखते हैं आपको रफ बुक में, मेमोरेंडम बुक में। उसके सहारे पर प्रत्येक दिन, मैंने बोला था कि दिन भर की क्रिया को शाम में इस पुस्तक में प्रविष्ट किया जाता है और ये प्रतिदिन होता है, इसीलिए इसका नाम रोजनामचा पड़ा, चूँकि ये प्रतिदिन का बनाया जाता है। अब तो मेमोरेंडम बुक का, कल भी मैंने बोला था, ज़रूरत नहीं पड़ रहा है व्यापक रूप पर, या कंप्यूटर वगैरह आ गया इसके सहूलियत के अनुसार। अब आप आ जाइए, चर्चा करते हैं कि जनरल शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका फ्रांसीसी अर्थ होता है डायरी। यह हिसाब किताब रखने की मूल पुस्तक है। डायरी जो है ये जर्नल फ्रांसीसी शब्द फ्रेंच भाषा है, उसका हिसाब किताब रखने का मूल पुस्तक है। वहीं से इस नाम को लिया गया है। जनरल फ्रांसीसी शब्द जॉर्ज से बनाया गया है। जॉर्ज, JOURE, जॉर्ज शब्द से बना है। ये जॉर्ज शब्द से लिया गया है, मेनली जोड़ करके देखा जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है डे, DAY। डे मने रोज़, जो आपके यहाँ बोलते हैं, हिंदी में उसको रोज़ बोला जाता है, और फ्रांसीसी और अंग्रेजी में इसका अर्थ है डे। जॉर्ज फ्रांसीसी शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है डे और हिंदी में रोज़। इसी में जॉर में नल जोड़ करके और जनरल बना है, अर्थात इसका अर्थ होगा डे बुक, डायरी और लॉग बुक, डेली रिकॉर्ड, ये सब इसका अर्थ होता है। रोलैंड एक विद्वान थे, उन्होंने बहुत संक्षिप्त परिभाषा जो जनरल का दिया है, हिसाब किताब रखने की मूल पुस्तक जनरल है। हिसाब किताब रखने की मूल पुस्तक जनरल है। अब आइए, चूँकि
कई एंट्री 6 से 8 क्या कहते हैं लेखा का एंट्री करने का सिस्टम का मैंने चर्चा किया था। उसमें से मूल रूप से लगभग सभी जगह चलता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार अब आ रहे हैं यहाँ हम डबल एंट्री सिस्टम पर। डबल एंट्री सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दोहरे लेखा प्रणाली के अनुसार खाते को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं खाते के, इस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः 2 बात आते हैं। पहला पारंपरिक जो शुरू से आ रहा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पारंपरिक वर्गीकरण, पहला इसमें ये हो जाएगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पारंपरिक वर्गीकरण। और दूसरा यह है एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। अब आइए आगे इन दोनों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पहला ट्रेडिशनल पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। खाता को हालांकि लोग बोल देते हैं कि 3 होते हैं, लेकिन गलत है। 3 नहीं, खाते को 2 ही भाग में बांटा गया है। खाता पहला पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा अव्यक्तिगत खाता। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लीजिए। व्यक्तिगत खाता मतलब व्यक्ति से संबंधित खाते जितने भी हैं वे व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी संस्था का, किसी फर्म का, किसी बैंक का, किसी कंपनी के नाम से जो है वो भी तो नामी है, बैंक का भी नामी है। तो वैसे खाते, सभी खाते पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत खाते के अलावा इसका परिभाषा हो जाएगा व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित खाते या सभी खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, अव्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते के अलावे जितने भी खाते होंगे वे सब अव्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आएंगे। इसका परिभाषा ये हो गया। अब आ जाइए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट पर चर्चा कर देते हैं। नेचुरल पर्सनल, हालांकि आगे मैं रोज नामचा करने का रूल बताऊंगा जिसको 3 गोल्डन रूल्स भी बोला जाता है, जिसमें 3 ही रूल है। ये यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग समझा जा रहा है, लेकिन ये सब एक ही रूल पर, पर्सनल अकाउंट के रूल पर ही बनेगा। क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक हुआ नेचुरल पर्सनल, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, ये सभी खाते, इनसे व्यक्ति के पर्सनल नेचुरल पर्सनल, प्राकृत व्यक्तिगत, प्रकृति के द्वारा बनाए गए व्यक्ति का जो भी खाता होगा वो पर्सनल, वो इस श्रेणी में आएगा। सिर्फ जानकारी के लिए, इसका अलग रूल नहीं होता है, सबका तीनों का एक ही रूल के अनुसार एंट्री किया जाएगा। दूसरा, व्यक्ति के द्वारा बनाए गए संस्था, फर्म जितने भी हैं उनके खाते को आर्टिफिशियल पर्सनल कहा जाता है। जैसे बैंक हो गया, कोई फर्म हो गया, किसी दुकान का नाम हो गया, कोई इंटरप्राइजेज हो गया, वे सब खाते आर्टिफिशियल पर्सनल के द्वारा आएंगे, कृत्रिम व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और ये प्राकृतिक है। आगे आ जाइए, तीसरा इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल प्रतिनिधित्व खाते, जैसे कैपिटल, व्यापार में पूंजी जो लगता है वो हमारा व्यापार है, लेकिन मैं और व्यापार दोनों 2 चीज़ हो जाएगा। मैंने व्यापार में पूंजी लगा, व्यापार एक अलग संस्था है,
उसको पर्सनल से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। तो ये मेरा प्रतिनिधित्व व्यापार में कैपिटल करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के नाम से ये कैपिटल होगा। दूसरा ड्रॉविंग्स, आहरण। आहरण शब्द है अपने व्यापार से व्यापारी खुद ही निजी कार्य के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए ना, तो उसको ड्रॉविंग्स वो प्रतिनिधि खाता के अंतर्गत आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, आउटस्टैंडिंग बकाया मजदूरी या वेतन जो हो गया वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के तहत वो आता है। दूसरा अगला चीज़ प्रीपेड इंटरेस्ट। अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इसके तहत आएगा। तो प्रीपेड इंटरेस्ट, मान लीजिए कि इंटरेस्ट इस साल, अगले साल का इंटरेस्ट अगर इस वर्ष में भुगतान कर दिया गया तो वो इंटरेस्ट प्रीपेड इंटरेस्ट यानी ब्याज का पूर्व भुगतान ये प्रतिनिधित्व खाता में आएगा। एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड इनकम का अर्थ होता है अर्जित लाभ। कोई लाभ अर्जित कर दिया गया है लेकिन अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, वो चीज़ ये प्रतिनिधित्व खाता। मेरा लाभ है किसी के बिजनेस में अगर है और वो उनके कैपिटल में रनिंग कर रहा है तो मेरा प्रतिनिधित्व वहाँ वो कर रहा है, इसलिए ये प्रतिनिधित्व खाते में आएगा। यहाँ तक ये हो गया। अब आ जाइए चूँकि इसका एक, अब आ जाइए इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल में दो खाते होते हैं। पहला रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, वास्तव शब्द का मतलब समझते हैं, जो वास्तव में जो खाता है, इसके तहत आएंगे संपत्ति से संबंधित जितने भी खाते होते हैं, संपत्ति या जायदाद से, इसका परिभाषा होगा संपत्ति या जायदाद से संबंधित जितने भी खाते होते हैं सभी रियल अकाउंट, वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं। क्या होता है? संपत्ति या जायदाद से संबंधित जितने भी खाते होते हैं सभी रियल अकाउंट, वास्तविक खातों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद चलिए नॉमिनल, अवास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट, यहाँ अकाउंट शॉर्ट में AC कर दिया गया है। AC इसका सिंबल हो गया अकाउंट्स का। आगे चल के अब यही सिंबल यूज होगा। अवास्तविक खाता जो वास्तव में नहीं है, ये वास्तविक यानी वास्तव में जो है संपत्ति, और ये अवास्तविक, अवास्तविक खाता जो है ये वास्तव में है नहीं। इसको दो पार्ट में, सबसे पहले यहाँ इस पर चर्चा कर देते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। इसका भाग है एक एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, व्यय और हानियाँ। व्यय होगा जो खर्चा होगा सो, और हानि व्यापार में होगा सो, ये अवास्तविक खाता में आ जाएगा। इसको एक और नाम दिया जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इनकम, आय एवं गेन। आय, इनकम एंड गेन, आय एवं लाभ। इसका ये पहला और इसका ये दूसरा। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इनकम एवं गेन, आय एवं लाभ। नॉमिनल अकाउंट का दो भाग हो गया। अब आ जाइए वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में जो वास्तव में संपत्ति है, संपत्ति कैश हो गया, बिजनेस में फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, ये सब
वास्तविक खाते हैं, इसको वास्तविक खाते को हालांकि इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंट्री के 3 ही गोल्डन रूल है, 3 गोल्डन रूल, जिसका मैं आगे चर्चा करूँगा, जिसका एक व्यक्तिगत खाता का होता है और एक वास्तविक खाता का होता है दूसरा, और तीसरा अवास्तविक खाता का होता है। 1 2 3 इसी रूल पर होता है। ये सब सिर्फ जानकारी के लिए और थोड़ा सा डीपली नॉलेज डेवलप हो इसके लिए इसका चर्चा कर दिया जाता है, नहीं तो बस 1 2 और 3 इसको छान के निकाल लिया जाता है। इसीलिए लोग हबड़ाई में बोल देते हैं खाते 3 तरह के होते हैं। लेकिन शुद्ध और अशुद्ध अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, वहाँ अगर 2 और 3 में 4 5 ऑप्शन हो और वहाँ आप 3 लिख दें तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए ये दिमाग में रखिएगा कि जो ही पूछे खाते के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब 2 होना चाहिए। एक होता है पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। हाँ, आगे चल कर के अगर पूछ रहा है कि इम्पर्सनल के कितने भाग होते हैं, तो वहाँ 2 होगा, रियल और नॉमिनल। ये सब भी जानकारी के लिए रखिएगा, लेकिन अक्सर यहाँ यूज में एक ही पूछता है कि इम्पर्सनल के कितने भाग होते हैं, तो ये कितने प्रकार हैं, तो ये 2 रियल और नॉमिनल, इसमें यहाँ हम चर्चा कर दिए। आगे आइए, मूर्त, वास्तविक संपत्ति, मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, यहाँ मूर्त और अमूर्त का मतलब होता है, मूर्त संपत्ति का मतलब होता है कि जो वास्तव में संपत्ति जिसका आकार प्रकार हो, जिसको देखा जा सकता है, वो मूर्त संपत्ति है, जिसमें कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, बहुत से संपत्ति हैं, स्टॉक हुआ, ये सब संपत्ति है जिसको महसूस किया जा सकता है। और आगे अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति का मतलब हुआ कि वो उसका आकार प्रकार नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसको, जैसे गुडविल हुआ, ख्याति, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट्स राइट्स हुआ, ये सब संपत्तियां हैं जिसको महसूस किया जा सकता है सिर्फ। आगे आइए, वास्तव में बहुत से बुक, यहाँ बहुत से पुस्तक हैं और पहले सिर्फ खाते 2 तरह के, पर्सनल और इम्पर्सनल का चर्चा होता था। इसके बाद इसका 2 भाग, रियल और नॉमिनल, बस यहीं तक ख़त्म हो जाता था पहले के बुक वगैरह राइटर। लेकिन 2002-3 में लोग पुस्तक निकालना शुरू किए राइटर लोग, उसमें क्या किए कि इसको 1 2 और 3 व्यक्तिगत खाते को भी 3 भाग में बांट करके दिखाना शुरू कर दिए, अनुभव पे अलग अलग बांट करके। अब आगे आइए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये तो हो गया लाभ हानि, बहुत से बुक में, हाँ, जब ये आया तो इसको भी लोग दिखाना शुरू कर दिए। अब देख रहे हैं कि कुछ पुस्तक में नए में लोग मूर्त और अमूर्त की चर्चा कर देते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा, अभी हालांकि ये बुक में नहीं है, किसी बुक में बिरले कहीं मिलेगा, लेकिन आगे इसको भी बांटा जा सकता है, इसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है, इसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। हालांकि हमको संभवतः कहीं किसी बुक में मिल जाए, लेकिन अभी हमको नहीं मिला है, आप भी देखिएगा। टेंजिबल को भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, किसी बुक में मुझे नहीं मिला है, आप भी सोचिएगा। टेंजिबल जो है, टेंजिबल विथ टर्मिनल लाइफ,
और टेंजिबल विथ इनटर्मिनल लाइफ। मान लीजिए कि मूर्त संपत्ति है जो वास्तव में संपत्ति है, कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब, ये तो टेंजिबल है, मूर्त संपत्ति है जो वास्तव में अनुभव किया जा सकता है, आकार प्रकार रखता है, दिखाई देता है। तो उसमें टेंजिबल विथ टर्मिनल लाइफ, घोड़ा हुआ, गाड़ी हुआ, इसमें भी तो दो प्रकार किया जा सकता है। जब आप इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं, इसको भी 1-2 भाग में बांट सकते हैं, तो फिर टेंजिबल को क्यों नहीं 2 भाग में बांटा जा सकता है? बिल्कुल बांटा जा सकता है। आप सोचिएगा, टेंजिबल विथ टर्मिनल लाइफ यानी वैसे मूर्त संपत्ति जिसका जीवन काल सीमित हो, और वैसे टेंजिबल, वैसे मूर्त संपत्ति जिसका जीवन काल असीमित हो। बांटा जा सकता है इसको। जैसे इसमें तो आ गया, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, घोड़ा हो गया, गाड़ी हो गया। अब इसमें इस संपत्ति को आप क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि इसमें किसका जीवन जो है, लाइफ जो है सीमित है और किसका लाइफ असीमित है। जैसे फर्नीचर हुआ, आज न कल उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। गाड़ी है, आज न कल वो ख़त्म हो जाएगा, कबाड़ी में जा कर के बिका जाएगा। बिल्डिंग है, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक चलेगा, 1000 साल तक चलेगा। इसके बाद उसका भी लाइफ ख़त्म हो जाएगा, वो भी वैल्यूलेस हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ऐसे संपत्तियां हैं जिसका टर्मिनल लाइफ है, लाइफ एक सीमित है। लेकिन इनटेंजिबल लाइफ जो है, टेंजिबल विथ इनटर्मिनल लाइफ, जिसका लाइफ असीमित है। जैसे लैंड हुआ, लैंड प्रॉपर्टी है, इसका लाइफ तो टर्मिनल लाइफ नहीं है, टर्म के अनुसार इसका लाइफ नहीं है, इसका लाइफ असीमित है, तो निश्चित ही इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। आगे इनटेंजिबल को भी, अब आ जाइए, टेंजिबल को बांट दिए। इनटेंजिबल में आ जाता है आपको गुडविल आ गया, कॉपीराइट आ गया, पेटेंट्स राइट आ गया, इत्यादि इत्यादि और भी हैं, चर्चा आगे हो गई। इसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। इसको भी टेंजिबल विथ इनटर्मिनल लाइफ, इनटेंजिबल विथ टर्मिनल लाइफ एंड इनटेंजिबल विथ टर्मिनल लाइफ, इसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। जैसे पेटेंट्स राइट हो गया, पेटेंट्स राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब जो हुआ, इसका एक लाइफ सीमित है। जितना दिन का आपको मिलेगा पेटेंट्स, उतना ही दिन का वो आपका संपत्ति रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी में देख लीजिए, गुडविल एक ऐसा संपत्ति है जिसका लाइफ सीमित नहीं है। आपके कई पीढ़ी तक आपका गुडविल, आपका नाम चलता है और उसी पर व्यापार चलता है, तो उसको इनटेंजिबल विथ इनटर्मिनल लाइफ भी कहा जा सकता है। एक पीढ़ी का नाम कई पीढ़ियों तक चलता है, उसके नाम पर व्यापार चलता है। आप देखिएगा, कई कंपनियां हैं, कई दुकानें हैं, शहर में भी कई दुकान हैं जो 5 पुश्त पहले उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के गुडविल पर आज भी चल रहा है। आगे आइए, अब चर्चा करते हैं दूसरा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिकीकरण के अनुसार। इससे पहले एक चर्चा कर देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में अकाउंटिंग की एक ही प्रक्रिया हो, एक ही पद्धति हो, एक ही समरूपता लाया जाए, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रचलन नहीं हो, इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का गठन किया गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी विश्व स्तर पर 29 जून 1973 को 9 देश के 16 अकाउंटिंग बॉडी का एग्रीमेंट
हुआ और उसका मुख्यालय लंदन में है, जिसमें मुख्य रूप से USA, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मेक्सिको तथा नीदरलैंड ने भाग लिया। और इस कमेटी का प्रोसेस चला, उसका संवैधानिक रूप बना, उसका रूल रेगुलेशन और संशोधन हुआ उसका सभी देशों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और एक मत बना करके और 10 अक्टूबर 1977 को संशोधित समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और उसी के अनुसार अभी सब अकाउंटिंग चल रहा है। हालांकि अब मॉडर्न अकाउंटेंसी जो है, मॉडर्न अकाउंटेंसी क्लासिफिकेशन अधिकरण वर्गीकरण जो है अमेरिका शुरू कर दिया है। अमेरिका में मिल रहा है मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। समय बदलते गया, कंप्यूटर का युग आ गया, उसके अनुसार शॉर्ट करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण या लेखांकन समीकरण के अनुसार अब सब काम इक्वेशन में आ गया। इक्वेशन के अनुसार खाते 5 वर्ग में रखे गए हैं, जिसका है एक संपत्ति एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी दायित्व, तीसरा पूंजी कैपिटल, चौथा व्यय और हानि एक्सपेंसेज एंड लॉस, पांचवा है आगम या आय इनकम। हालांकि ये चीज़ दूसर का चीज़ पर अभी आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, ये बहुत आगे चल कर के इसका काम है, आगे आपको मिलेगा। लेकिन अभी इसी क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिए कि खाते 2 तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल। अव्यक्तिगत के 2 पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। बस यही 3 चीज़ से आपका सारा खाता बन जाएगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए अलग अलग राइटर लोग अपना दिखाते चले गए, कोई मायने नहीं रखता है। इसमें 3 ही रूल लागू होंगे, एक पर्सनल अकाउंट के लिए, व्यक्तिगत खाते के लिए रूल होगा, और एक रियल वास्तविक खाते के लिए होगा, और एक नॉमिनल अवास्तविक खाते के लिए होगा, जिसको 3 गोल्डन रूल बोला जाएगा। 3 गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा कल मैं करूँगा या फिर अगले दिन।